हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वॉइसेस ऑफ मेरठ। एंड मेरठ में तो हर वीक कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है, पर क्या हमें पता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है? इसी बारे में बात करने के लिए हमारे पास हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर शुभंकर शेखर, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड अ पायनियर इन रोबोटिक सर्जरी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब भी मेरठ में होता है क्या? चलिए सर से जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे और रोबोटिक्स एक्चुअली होता क्या है। तो हेलो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड आई एम सो एक्साइटेड इस बारे में बात करने के लिए कि इतने नए नए वर्ड्स मैंने ये सुने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, एंड आप बताइए ये सब क्या है? Thank you so much for having me here. So robotic surgery as such orthopedics में robotics नहीं है, robotic assisted है. And robotics हर फील्ड में है, चाहे मेनली इलेक्टिव सर्जरीज में होता है. इलेक्टिव मतलब प्लान्ड सर्जरीज में, जैसे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हो गया और स्पाइन हो गया, इसमें आपका रोबोटिक सर्जरीज काम करती हैं. अगेन ये रोबोटिक असिस्टेड है, इसमें प्लान सर्जन बनाता है, प्लान के एग्जीक्यूशन में रोबोटिक आर्म्स काम करते हैं. रोबोट कहीं भी ऑटोनोमस नहीं होता. पायनियर एक तरीके से मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि हम इस वक्त मेरठ में जो कुछ हो रहा है विद रिगार्ड्स टू रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, इंडिया में ही नहीं हो रहा है कहीं भी. सो वी आर द ओनली सेंटर केपेबल ऑफ डूइंग रोबोटिक रिविजन हिप रिप्लेसमेंट्स, यानी कि अगर कहीं कूला ऑलरेडी ऑपरेट हो चुका है तो उसको रीडू अगर किया जाए और दोबारा कूला नया डाला जाए तो वो उस रोबोट के द्वारा प्योर एक्सट्रीम एक्यूरेसी से सिर्फ हम ही कर सकते हैं. अभी और किसी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है पूरे भारतवर्ष में. दिस इज अ वेरी वेरी हैवी टर्म, मैं तो थोड़ा और रिवाइंड करूंगी. लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड जब हम ऑर्थोपेडिक्स से स्टार्ट करते हैं. पहले व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्थोपेडिक्स तो नॉर्मल भाषा में जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं सब हड्डी वाले डॉक्टर होते हैं. इसकी जर्नी बहुत लंबी है, एमबीबीएस करी, एमएस करी. तो पहले तो मुझे वहीं से आप बताना स्टार्ट करो, व्हाई ऑर्थोपेडिक्स? कई सारे इसके कॉजेज हैं. एक कॉज ये है कि मैं अपने फादर को देखा, उनके लिए उनको जो रिस्पेक्ट मिलती थी उसे देखा, और वो एक बहुत बड़ा कॉज था जिसकी वजह से मैं ऑर्थो में जाना चाहता था. ये तो एक बच्चे का ड्रीम होता है. लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो आप लॉजिस्टिक्स समझते हैं, आप रियलिटी समझते हैं. तो जब हम बड़े हुए, हमने एमबीबीएस की, तो तब रियलाइज हुआ कि अगर आप कोई भी फील्ड, सर्जिकल फील्ड खासकर लेना चाहेंगे तो आपको एक बैकअप चाहिए. मतलब ये शुरू में ही आ गया था, सर्जिकल फील्ड चाहिए. और एक बैकअप एक सर्जिकल फील्ड में बहुत महंगी चीज होती है. तो इससे बड़ा बैकअप क्या होगा कि आपके फादर खुद एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनका अपना सेटअप है, एंड दैट वुड परहैप्स बी द बेस्ट पॉसिबल थिंग कि आपको सारे वो चीजें मिल जाती हैं, सारी रिसोर्सेज लेगेसी में मिल जाता है जो आप परहैप्स अगर आपके फादर ना होते ऑर्थोपेडिक सर्जन तो आप 10-15 साल लगाते अचीव करने में. नेचुरली आई वुड जस्ट से इवन जस्ट हैविंग अ स्पेस, इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके बाद की बात है बाइंग अ लैंड देन इस्टेब्लिशिंग इट. आई वुड से कोई एक नॉर्मल क्लिनिक ऑपरेट करना भी, नॉट इवन अ सर्जिकल ब्रांड, कंसिडरिंग आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑल द एमडी पीपल, तो जस्ट हैविंग अ प्लेस के ऊपर स्टाफ मैनेजमेंट एंड जस्ट टू हैव अ टेबल एंड चेयर टू कम एंड सी द पेशेंट, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग डील. आई वुड कंसिडर इट अ ह्यूज प्रिविलेज कि एक जगह है जहाँ 4-5 आदमी का स्टाफ है और एक ओपीडी करने के लिए भी, तो वही मैं इतना बड़ा बैकअप समझती हूँ. बिकॉज वी इन मेडिकल कॉलेजेस वी लर्न एवरीथिंग, we are trained to be doctors, we are not trained to be managers, right? Yes. तो जब हम एक्चुअली पीजी के बाद निकलते हैं, और अगर मैं कहूँगी एसआरशिप भी करिए आपने, स्टिल यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट और अ प्राइवेट सेटअप, यू आर नॉट गोइंग इनटू द इंट्रिकेसीज. आप एज अ डॉक्टर फंक्शन करते हो, बट सडन वो एक रियलिटी हिट जब होती है, जब आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस में काम करना शुरू करते हैं, यू आर लाइक अच्छा मुझे तो ये कुछ भी नहीं आता, like not even the ABC of it, because we are not trained for it, and that hits you very badly कि क्यों नहीं आता. हाँ, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा. हम लोग जहाँ से पढ़ के निकलते हैं वहाँ पे देयर आर सिस्टम्स इन प्लेस एंड वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, नॉट द हेड ऑफ दैट सिस्टम. तो अब हम जब आते हैं तो एज यू नो young doctors are very bad managers, and once they become good managers they don't remain doctors. तो हमें ये लेगेसी मिलती है कि एक सिस्टम इन प्लेस मिलता है which we can improve upon, or we can build other systems in place with someone else being the manager. हमें दोनों दुनिया का बेस्ट मिला. क्यों? क्योंकि हमने वो सिस्टम्स को एट देयर पीक काम करते देखा, और हमें एक प्रिलिमिनरी बेस मिल गया जिसको हम बिल्डअप कर सकें. इस बेस तक पहुंचने के लिए कई लोग नहीं कर पाते, विच इज वाई दे जॉइन कॉर्पोरेट्स, एंड कॉर्पोरेट्स के अपने अलग दिक्कतें हैं, वो हम सब जानते हैं. तो
I am very thankful that I had the backup of my family. I had the backup of the legacy that I have. And I guess that has helped me a lot. तो चलो एमएस भी कर ली, अच्छी खासी, बहुत डिफिकल्ट ब्रांच है, इवन तो आई वुड से टू टेक अप ऑर्थोपेडिक्स, हम लोग तो बोलते हैं कॉलेज में कि मतलब वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच है करने के लिए, बिल्कुल टॉप रैंक पे खत्म हो जाती है, एक्स वाई जेड, देयर इज सो मच टू इट, बट देन उसके बाद क्यों लगा कि और कुछ कर लूँ, लाइक कंसिडरिंग योर एल्मा मैटर से पुश मिला, वहाँ से मिला, सुपर स्पेशलाइजेशन या अलग से ट्रेनिंग के लिए क्यों मन करा कि आई नीड टू डू समथिंग मोर डिफरेंट इन इट? मेरे इंस्टीट्यूट में, एम्स न्यू दिल्ली में, एज अ पीजी हमारा एक्सपोजर जितना ट्रॉमा में होता था, जो कि स्टेट कॉलेजेस में ट्रॉमा में ज़्यादा एक्सपोजर होता है, उससे कहीं गुना ज़्यादा इलेक्टिव सर्जरीज में होता था. इलेक्टिव सर्जरीज सच एज जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन, आर्थ्रोस्कोपी. तो प्लान्ड इलेक्टिव सर्जरीज में हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर होता था. इसमें हमारा एक्सपोजर जैसे जैसे रहा, मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मुझे ये ब्रांच ज़्यादा पसंद आ रही है. दिस इज इंस्टेंटली ग्रेटिफाइंग. इसमें पेशेंट सडनली खड़ा होकर चलने लग जाता है. तो आई डिसाइडेड, हाँ, पेशेंट की खुशी देखने को मिलती है. देखिए, हर सर्जरी के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. जितनी ग्रेटिफाइंग सर्जरी ज़्यादा होती है, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलता है इफ इट गोज रॉन्ग. आई हैव सीन एवरीथिंग बिकॉज ऑफ हाई नंबर्स एट द इंस्टीट्यूट. तो हाँ, लेकिन ये था कि फॉर फॉर यू टू बी एबल टू डू दैट, you have to gain experience in it. Unless you do it at a government institution, yeah, for that matter, any institution with a high volume of patients, you will not gain experience. तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो 3 साल की और रेजिडेंसी कर लेते हैं ताकि एक्सपीरियंस हो जाए. Once I was happy कि हाँ, I'm able to do things that I want to do, then I shifted back to Meerut. This is like contrary to what I think as a general person outside of एम्स would think, because हमें तो लगता है सारा ट्रॉमा वहीं जाता है, सारा डंपिंग वहीं होती है, कि एम्स would probably had the maximum surgical like the trauma interventions. सो एम्स के ना 2 सेंटर हैं. एक आपका मेन एम्स है और एक ट्रॉमा सेंटर है. सो ट्रॉमा सेंटर हैज ऑल द ट्रॉमा इंटरवेंशंस. मेन एम्स हैज ऑल द इलेक्टिव सर्जरी. सो वी हैव 7 OTs ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, 7 ऑपरेशन थिएटर्स ऑफ ओनली ऑर्थोपेडिक्स on a single floor for elective only, not trauma. And 4 OTs of orthopedics shifting between 2 and 4 in trauma center for trauma. So वहाँ पे 2 अलग systems रन करते हैं. Trauma और elective इतनी easily coincide नहीं करता, which is I think a good system, because वहाँ पे आपको दोनों exposures पर completely मिल जाते हैं. तो that is why there is a lot of trauma, but then there is also a lot of elective. Obviously, like studying from the best institute in the country helps, obviously. To some extent. Yeah. तो वो करने के बाद did you feel a kind of push from the family or outside? See, I naturally would agree that whenever anybody wants to do something different, there is a kind of push कि करना है नहीं करना है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, and obviously it takes guts. पैसा तो जो लगता है वो है, इन्वेस्टमेंट है, सब अपनी हिम्मत है, बट होता है ना नई चीज करने के लिए कि नहीं मुझे ये करना है. वेयर डिड दैट पुश द विल कम फ्रॉम कि आई नीड टू इन्वेस्ट दैट बिग लमसम अमाउंट ऑफ मनी टू स्टार्ट दिस? सो मतलब जब हम वहाँ थे तो आई हैड experience with robotics because multiple companies had placed robots for demos at AIIMS. I was not that well enamored with robotics as such. क्योंकि तब की जनरेशन के जो रोबोट्स थे वो इतने अच्छे थे नहीं. स्पाइन में हाँ मैंने रोबोट्स का यूज देखा था, बट देन अगेन मुझे बहुत ज्यादा फायदा उसका दिखा नहीं. क्या प्रिसाइज थे वो? हाँ प्रिसाइज थे, बट शायद हमारे कंसल्टेंट्स वहाँ इतने अच्छे थे कि उनके रोबोट्स के यूज करने ना करने में फर्क नहीं था. जब नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रोबोट्स हमने देखे तो उनका हमें सिग्निफिकेंट फायदा दिखना शुरू हुआ. जब मैं यहाँ आया था तो मेरे इनिशियल फर्स्ट ईयर में तो मैंने विदाउट एनी रोबोट ही काम किया. How long back was this? So this was in 2024. Okay. And उसके बाद when I started experiencing surgeries with a robot while going outside, operating outside, तो then I understood कि hips में खासकर जो हमारे कूले होते हैं उसमें and partial knees में the robotic surgery as a whole was much superior compared to a manual surgery because they were highly technically demanding. 1 degree of here and there would spoil the surgery. That is when I decided कि I had to buy a robot. Thankfully my father has been very supportive. He has been no questions asked कि तुम्हें जो चाहिए, no questions asked, you do that, you get it. So I got it because no questions asked. तो initially like obviously you were working with that before also. अब लोग ये बात सुनते हैं obviously as a medico even I am not even very well aware कि actually होता क्या है. We have not been to OTs, we have not seen what is happening. Besides खुद का ही ऑपरेशन होगा तो ही जाते हैं. तो
even for us it is very difficult to imagine कि how a robot is doing a surgery. Naturally a person is operating it, but जो लोग normally देखते हैं उनके लिए तो एक completely एक different concept है कि सिर्फ robot कर रहा है, उनको उसके पीछे का mechanism नहीं पता कि actually डॉक्टर उसे operate करता है. तो कितना ये robotic assisted है और कितना ये मतलब डॉक्टर versus robot, who is more working in this situation? सॉफ्ट टिश्यू रोबोट्स और बोनी रोबोट्स ये दो अलग चीजें हैं. जितने आप सर्जिकल नॉन ऑर्थोपेडिक डिसिप्लिन्स में देखते हैं वो सॉफ्ट टिश्यू रोबोट्स होते हैं. जो ऑर्थोपेडिक डिसिप्लिन्स में आप देखेंगे वो सारे बोनी रोबोट्स हैं. अब सॉफ्ट टिश्यू रोबोट्स में देखिए आपको ट्रैकर्स इन प्लेस नहीं चाहिए होते, बिकॉज वो एक तरीके से एक आर्म है जिसको सर्जन अलग से बैठ के ऑपरेट कर रहा है. वो एक प्रिसीजन दे रहा है, वो आपको अप्रोप्रिएट हैप्टिक दे रहा है, अप्रोप्रिएट स्टॉप्स दे रहा है ताकि आप कहीं भी कुछ भी आपके हैंड की शेकिंग को रोक रहा है. बोनी रोबोट्स थोड़े से अलग होते हैं. इसमें सर्जन स्क्रब्ड होता है, स्टेराइल होता है, फील्ड में होता है. अच्छा. इसमें आपका जो रोबोट का आर्म है, क्योंकि इसमें जो एक्सपोजर है पार्डन मी, इसमें जो एक्सपोजर है, जो आपका जॉइंट तक पहुंचने की तरीका है वो सर्जन के हाथ में ही है. वो रोबोट नहीं करता. वो जितना मेटिकुलस होगा उतना अच्छा सर्जरी होगी. काफी हद तक ये बहुत ज्यादा मैटर करता है. क्या आप अप्रोच ले रहे हैं जॉइंट तक जाने के लिए, कितनी मसल्स को आप हैंडल कर रहे हैं और कितनी मसल्स को आप डैमेज कर रहे हैं. रोबोट का काम ये होता है कि सर्जन ने जो इम्प्लांट को प्लेस करने का प्लान बनाया है वो उस एरिया को उसी हिसाब से प्रिपेयर करे ताकि इम्प्लांट वैसे ही सीट हो. और हिप में तो इम्प्लांट भी रोबोट ही प्लेस करता है. सर्जन ये डिसाइड कर सकता है इम्प्लांट कहाँ प्लेस होगा, प्लेस रोबोट करता है. तो दैट मेक्स श्योर कि आपका जो इंटेंडेड प्लान था उसमें वेरिएबिलिटी ना आए. किसी भी सर्जरी के फेलियर के दो कारण होते हैं. एक प्लान बेकार है, एक प्लान का एग्जीक्यूशन बेकार है. ठीक है. तीसरी कोई चीज नहीं होती. तीसरी चीज तो आपके हाथ में नहीं होती. तो अगर आपका प्लान बेकार है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सर्जन. वो बहुत बड़ा फैक्टर हो गया किसी भी सर्जरी में. तो रोबोट सब कुछ नहीं है, सर्वगुण संपन्न नहीं है रोबोट. अगर आपका सर्जन बेकार है तो रोबोट भी बेकार है. और अगर आपका प्लान का एग्जीक्यूशन बेकार है तो भी बेकार है. प्लान के एग्जीक्यूशन में रोबोट हेल्प करता है. बीइंग ह्यूमंस, हम लोग सम डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी हमारे हाथ के काम में आएगी. थोड़ा बहुत कंपन आती है, आप बहुत स्टेबल भी हो सकते हैं, बट आपका मेंटल माइंडसेट, आपकी उस वक्त की थकान ये डिफाइन कर सकती है कि आपकी उस सर्जरी का आउटकम क्या होगा. इस चीज को रोबोट हटा देता है. तो आजकल तो मतलब बहुत कॉमनली ये सुनने में आ रहा है. आई वुड से इवन 10 years बैक आई वुड फील कि अच्छा जॉइंट रिप्लेसमेंट है तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई कि अरे उनकी बहुत ज़्यादा एज होगी, बहुत ही वो बीमार रहे होंगे तब ये करना पड़ा होगा. एंड आई थिंक इन द पास्ट 1 to 2 years आई हैव बीन हियरिंग दिस वेरी कॉमनली कि अच्छा नी रिप्लेस हो गया, अच्छा हिप रिप्लेस हो गया, ओह दे स्टार्टेड वॉकिंग ऑल्सो. सो how has this big a change come that this has become this accessible and the people have started walking post-op very soon? आप बिलीव नहीं करेंगे, इंडिया इस पूरी रेस में ना बहुत स्लो है. यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज में दिस हैड हैपेंड अ लॉट बिफोर. सैडली हमारी कंट्री में बिकॉज ऑफ अ वेरी हाई प्रोफाइल सर्जरी हैपनिंग इन द अर्ली 90s which failed, we had a setback. And because of that people stopped trusting, जो common consensus था, they stopped trusting replacement as such, as a whole. तो हमारे आज भी आप किसी नॉर्मल आदमी से पूछेंगे तो हमारे उसमें यह है कि भैया जोड़ बदलवाने के बाद तो पेशेंट उठता नहीं है. ऐसा नहीं है. अगर आप सही डॉक्टर से जोड़ बदलवाएंगे तो 99% पेशेंट पेन फ्री हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती. देखिए कॉम्प्लिकेशंस हर किसी के हाथ से होते हैं, आप उसको नहीं रोक सकते, बट रिस्क टू बेनिफिट रेशियो इतना ज्यादा है, इसमें इतना ज्यादा बेनिफिट होता है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते. भाई चलना ही इंप्रूव हो गया किसी का, कितना पेनफुल है. एंड आई थिंक osteoarthritis, right, the most common reason or what? For knee replacements probably. For hip replacements after COVID I guess avian हो गया है अब. Okay. तो कोविड में स्टेरॉइड्स इतने ज्यादा यूज हुए कि उसकी वजह से एवियन काफी सामने आए. अब उसके नंबर्स ड्रॉप करने लग गए हैं बिकॉज वो अब वेव चली गई है. बट हाँ, नी के लिए मोस्ट कॉमनली डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है. उसकी एज भी कम हो गई है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल वी लेड. Again, these are all lifestyle surgeries, especially knee replacement surgeries, because they allow you to retain and regain the lifestyle जो आपने lose की थी. तो इसमें बहुत हद तक decision to get operated patient का होता है क्योंकि वही डिफाइन कर सकता है उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है.
तो जो पेशेंट्स ये वाले क्वेश्चन पूछते हैं आके कि उकड़ू बैठना, जमीन पे बैठना, ये अच्छा है बुरा है, लाइक फॉर पीपल लाइक अस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओल्ड एज जब काम नहीं कर रहा, सो इज इट हेल्दी और नॉट, शुड वी स्टार्ट यस, इट इज़ प्रैक्टिसिंग? वेरी हेल्दी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो पोजीशंस होती हैं, उकड़ू बैठना, पालती मारना, सीढ़ियाँ चढ़ना, इसमें आपके जॉइंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं। अच्छा। अगर आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग मसल्स अराउंड द जॉइंट स्ट्रांग नहीं है तो आपकी हम्म। डिजनरेशन बढ़ जाता है, ओके। एंड यू माइट एंड अप विद एन आर्थराइटिस अर्ली। इंडियंस में अर्ली हिप आर्थराइटिस नहीं देखी जाती। हम्म। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में हिप आर्थराइटिस सेकेंडरी अर्ली डिजेनरेटिव हिप आर्थराइटिस जैसी नहीं होती, वो ज़्यादा देखी जाती है। उसका रीज़न ये है, हम लोग बचपन से स्क्वाट ज़्यादा करते हम्म। हैं, वी आर मोर एक्टिव हिप यूजर्स। हम्म। तो जब हम हिप को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हिप के आसपास की मसल ज़्यादा बन रही है हमारी, तो हमारे हिप्स में सेकेंडरी डिजेनरेटिव Also आर्थराइटिस sir, नहीं होती। the cradling also, like दैट ऑल्सो carrying the हेल्प्स, baby on the hip, that also like somewhere strengthens the hip. दैट प्रिवेंट्स डिस्प्लेजियाज। Okay. सो अगेन हमारे जो कल्चर में इंग्रेन्ड है वो ऐसा है हम्म। कि हमारे हिप्स यूजली प्रोटेक्टेड रहते हैं। हम्म। सैडली हम जेनेटिकली हमारे नीज हम्म। ज्यादा प्रोन है, हम्म। क्योंकि हम लोग नीचे बैठते हैं, पालती लगाते हैं, हम्म। सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, एंड हम लोग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज नहीं करते, और हमारे हम्म। कुछ जेनेटिक्स भी हमें ऐसे गवर्न करते हैं कि हम हम्म। लोगों के यहाँ नी आर्थराइटिस मिलती है। हम्म। Protein has to do something with this. If you are exercising which is necessary, हम्म। strength training which is necessary, तो then हम्म। of course protein has to do, हम्म। because muscle builds up with protein. तो जो 40s 50s में आंटी लोग हैं और वो जो कहती है मैं बहुत उकड़ू बैठ बैठ के प्रैक्टिस करती हूँ, तो दैट शुड बी डिस्करेज इफ दे डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ मसल बिल्डअप. Yes, and if they have even the slightest amount of pain, should be discouraged, because आपका हम्म. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है जिसकी वजह हम्म. से पेन है। देखिए, पेन एक बुरी चीज नहीं है। हम्म. पेन आपके लिए एक साइन है कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है। हम्म. यू हैव टू पे अटेंशन टू इट, एंड यू हैव टू एंश्योर कि आप वो काम ना कर रहे हो जिसमें आपको पेन हो रहा हो। एब्सोल्युटली. अब पेन का यही कॉन्सेप्ट लोगों को इतना नहीं क्लियर होता, उनके सबसे पेन इज द प्रॉब्लम, सो इफ वी टेक अ पेन किलर इट गोज अवे. तो जब हमारे तक पेशेंट आता है तो यूजुअली व्हेन पीपल लैंड अप विद अस, ईदर मेल और फीमेल, सो आई हैव पेशेंट्स हु हैव 50 tramadol intake per day. They are taking Ultracet 30-40 per day, because why? I started taking it some years back for this pain, that pain, and it is usually a joint pain because chronic वही रहता है कि हिप पेन था, हिप पेन नहीं बल्कि नी पेन था, शोल्डर पेन था, बैक एक था. मैंने खानी शुरू करी, धीमे धीमे नेचुरली वो टॉलरेंस बढ़ती चली गई, एंड टुडे आई एम टेकिंग 40, टुडे आई एम टेकिंग 50. तो उस प्रॉब्लमेटिक स्टेज से नीचे लाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ही हो जाती है, क्योंकि वो पेन अब रिकर होना स्टार्ट होगा. वो ट्रीट तो हुआ नहीं, डॉक्टर ने दी होंगी अच्छी खासी दवाइयाँ, उन्होंने वो छोड़ के जो फायदे की होती है, जनरली वी ट्राई टू नेविगेट आवर सेल्फ की जिससे जल्दी क्विक इजी फिक्सेस. तो बस पेन रुक जाना चाहिए, चाहे वो जॉइंट घिस गया हो इतने दिन में कम्प्लीटली वो अड़अड़ के आपस में. देखिए, हमारा एक बहुत सिंपल क्राइटेरिया होता है। इफ अ पेशेंट इज अनेबल टू वॉक 500 मीटर्स विदाउट टेकिंग पेन किलर्स, विदाउट एनी पेन, अगर एवरी ऑल्टरनेट डे उसे किसी भी तरीके की पेन किलर लेनी पड़ रही है, और एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एंड डेली लाइफस्टाइल उसकी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो रही है, इंक्लूडिंग स्लीप, तो हम ये कहते हैं कि गेट योर जॉइंट इवैल्यूएटेड, यू माइट नीड अ रिप्लेसमेंट. ओके. क्योंकि देखिए, पेन किलर्स आर नेवर गुड फॉर द बॉडी. इफ यू आर टेकिंग नॉन एडिक्टिव एनसेड्स, दे विल शट योर किडनीज डाउन, किडनी खराब हो जाएंगी. अगर आप एडिक्टिव ओपियोइड बेस्ड ले रहे हैं, ट्रामाडोल वगैरह, तो वो जो कि अपने आप में टेक्निकली इलीगल है और ओटीसी नहीं मिलती है, बट स्टिल पीपल हु वांट इट दे गेट इट. एंड मैं कह रही हूँ ना, सम डेज आर अम्यूजिंग इन द सेंस टू मी ऑल्सो कि इतनी मिल भी कैसे सकती है. हाउ आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग 50-60 पर डे टू टेक? you won't believe कि there are patients who come from outside our country, and वो यहाँ सिर्फ इसलिए आते हैं, अपने घर पे विजिट करेंगे, और NSAIDs तो चलो वहाँ उनको ओवर द काउंटर मिल जाएगी. आप बिलीव नहीं करोगे, there was a patient of mine in Australia. She had a headache. The only drug that she could find over the counter was paracetamol. That too at a certain dosage, उससे ज़्यादा वो दे नहीं रहे थे. एंड हमारे यहाँ आप आज कहीं चले जाओ, आपको एक हाईली कंट्रोल्ड नार्कोटिक सच एज ट्रामाडोल, जो कि कंट्रोल होना चाहिए, जिसके एडिक्टिव पोटेंशियल है, वो भी आपको ओवर द काउंटर मिल जाती है वेरी इजीली. तो बट दैट वो इज डॉक्टर नहीं दे सकता. हमारे पे बहुत रेगुलेशन है कि हाँ. इफ आई वांट टू राइट इट, आई वांट टू सेल इट, और आई वांट टू प्रिस्क्राइब इट, आई हैव अ लिमिटेशन, आई नीड टू वर्क अंडर द गाइडलाइन. बट द पर्सन सेलिंग इट और probably the person buying it, they can take it in any इन एनी quantity. क्वांटिटी. तो दैट इज अ प्रॉब्लम दैट वी हैव. तो रेगुलेशन नीड्स टू बी स्ट्रिक्ट. जैसे बोलते हैं ना कि अब आई वुड जस्ट टेक अ वेरी रैंडम एग्जांपल हियर कि सोशल मीडिया 16 पे बैन कर दो, ठीक है. अब बैन तो ड्रग्स भी हैं, बैन तो दवाई भी हैं. इफ दैट इज नॉट स्टॉपिंग पीपल फ्रॉम कंज्यूमिंग इट, इट इज अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल जिससे वो बच पाती है. तो आई डोंट थिंक इवन दैट इज द सॉल्यूशन कि 16 पे अगर सब बंद कर दे, पीपल हु वांट टू यूज विल यूज इट.
देखो कुछ भी चीज़ कहीं भी बैन करने से ना सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जिस इंसान को आप उसका एक्सेस रोकोगे उसको क्यूरियोसिटी ज़रूर होगी कि वो क्या है। एंड दैट इज़ द फेलियर ऑफ दिस आइडियोलॉजी कि आप बैन कर दो और काम चल हम्म जाएगा। क्योंकि एक ओपन वर्ल्ड, एक ऐसे वर्ल्ड जिसमें फ्री थिंकिंग अलाउड है, उसमें कहीं ना कहीं से वो आदमी उसे ढूंढ ही लेगा। हम्म मेरा मानना ये है कि एजुकेट पीपल एंड people concerned with those people about the pros and cons of whatever is you want to regulate, हम्म and then let it be regulated. For example, जितने आपके हायर ओपियोइड्स हैं, फेंटेनिल है, मॉर्फिन है, बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है इन हम्म इंडिया। हम्म आपको मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में उसका ओवर यूज देखने को और अ, मतलब सीवियर एडिक्शन देखने को नहीं मिलेगा, हम्म बिकॉज दैट इज नॉट बैंड, हम्म दैट इज हाईली रेगुलेटेड, हम्म that can only be given under a license and can only be used by hospitals. हम्म Western countries में simple drugs such as oxycodone, such as tramadol, such हम्म as tapentadol, these are very well regulated. हम्म आपको फार्मेसी से मिलती ही तब है जब आपके पास एक लाइसेंस्ड हम्म प्रैक्टिशनर का प्रिस्क्रिप्शन हो, वो भी वो लोग रजिस्ट्रीज में नोट करते हैं। So you cannot repeat the prescription. Here it is also easy. You can go to one pharmacy and get it, and probably on another you can stock up on 3-4 times with the Yes, same prescription. yes, So sometimes like we need to stamp it. Okay, the medications have been taken on this prescription. There needs to be more. I agree with it. There's a lot of क्वेश्चंस आई अंडरस्टैंड। जब आपके पास लोग आते होंगे तो वो इतनी लंबी लिस्ट लेके आते होंगे बिकॉज अगेन डिफरेंट थिंग कम सुनी हुई, तो उसके कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट का डर बहुत ज़्यादा रहता है। आई जस्ट टेक अप सम वेरी क्विक थिंग्स विच पीपल आस्क अस ऑल्सो। ओके, इंडियन टॉयलेट गुड और बैड? it's very good. It's very good for your hips. It's if your knees are healthy, very good for your muscles. But again, if you don't take care of your knees, if you don't take care of your joints and spine in the early stages, तो बाद में by the time you're 50, that becomes really bad. So advisable for younger population and not when you're a little bit Yeah, like your once you muscles. start, if you started strength training by the time you're 30, तो probably won't affect you by the time you're 50. Okay, swimming good or bad? Really good in all forms, in every form. There is no downside to it. Okay. अब बहुत कॉमन चीज, कितने दिन बाद नी या हिप रिप्लेसमेंट की यूजुअली मोबिलिटी आ जाती है? व्हेन 4 कैन? hours. ओ माय गॉड, So व्हाट? with a direct anterior hip replacement, a patient can squat, sit cross-legged, climb stairs, जमीन पे बैठ सकता है within 4 to 6 hours. इतना तो अपेंडिसेक्टमी या कोई बेसिक सर्जरी के बाद नहीं हो सकता। Surgery of the century है hip replacement. Knee में there is certainly pain, but pain के बावजूद the patient is able to walk with a walker in 4 hours, able to do अपने वॉशरूम जाके सारे काम कर सकते हैं, सारे सब कुछ कर सकते हैं। एंड वॉकर मतलब अगर आपका बहुत सीवियर 30 डिग्री वायरस नहीं लेके आए तो वॉकर आपका 3-4 दिन में छूट जाता है। दैट इज माइंड ब्लोइंग। मतलब मैं अपेंडिसेक्टमी के बाद 24 घंटे पड़ी रही थी कि हिला भी नहीं जा रहा, इट वाज दैट पेनफुल। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट्स आर नाउ डे केयर सर्जरीज। पेशेंट सुबह आता है, ऑपरेट होता है, शाम को घर चला जाता है वॉकिंग, पेन जिसमें फ्री। मुझे तो लगता था सिर्फ कैटरैक्ट एक ऐसी सर्जरी आओ कराओ चले जाओ, कंसिडरिंग इट्स हैपनिंग ऑन अ सच रैम्पेंट लेवल। एम्बुलेटरी केयर सेंटर्स हैव स्टार्टेड कमिंग अप इन यूएस, जिसमें आप सुबह आते हैं, आप देखिए देयर इज प्रायर प्रिपरेशन 5 days से आपकी लाइफस्टाइल में थोड़ी चेंजेस किए जाते हैं। यू कम ऑन द मॉर्निंग ऑफ सर्जरी, यू आर फुली प्रिपेयर्ड, यू गेट ऑपरेटेड, शाम तक यू गेट डिस्चार्ज एंड यू वॉक बैक होम। सो दैट इज हाउ गुड एंड हाउ एडवांस जॉइंट रिप्लेसमेंट हैज बिकम कि आप Still डे केयर feels so unbelievable even at a like a doctor level. I would want to see and then I would like अच्छा सच में ऐसा हो रहा है? डेली एवरी डे। अब ये है, ये अलग बात है, इंश्योरेंस कंपनीज डोंट अलाउ इट एंड मैक्सिमम पीपल आर इंश्योर्ड नाउडेज, बट यस दोज हु आर नॉट इंश्योर्ड दे यूजुअली कम इन द मॉर्निंग, गेट ऑपरेटेड, गो बैक इन द इवनिंग। Even the person would be scared. घर भेज रहे हो आप डॉक्टर साहब मुझे? पेशेंट खुद कहता है, most educated patients know कि this is a thing nowadays, and as soon as they feel fit they want the comfort of their home. उनको ये होता है कि हम क्यों यहाँ रुके। हॉस्पिटल बहुत खुशी वाली जगह नहीं होती, इट्स अ डिप्रेसिंग प्लेस फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग द डॉक्टर। तो हॉस्पिटल में कोई हमें बहुत भी ज्यादा लगता है ना काम खत्म करो घर आ घर जाओ। आ जाओ। तो हॉस्पिटल, हालांकि मैं अपना काम जरूरत से ज्यादा पैथोलॉजिकली एंजॉय करता हूँ, इतना नहीं करना चाहिए। नहीं, that is I think somewhere needed or healthy for us, because if we don't enjoy it we cannot like give them the best care. I That would say is I'm really myself when I'm seeing it is so gratifying. The day I stop medication, that is probably the best OPD, because psychiatry में तो सब ये बोलते हैं भाई बंद ही नहीं होगी, जिस दिन बंद कर दी उस दिन I'm like yeah I have done something very nice today. but then that is a good healthy amount of involvement. I have pathological involvement वहीं पड़े रहने की, but I think I'll solve it with time. So ये है That कि is bigness push हाँ probably. probably
So what I want to say is कि joint replacement nowadays is daycare, and eventually most of primary joint replacement surgeries will shift to daycare. यानी कि जो पहली बार joint replacements हो रहे होंगे वो daycare surgery में convert हो जाएंगे, and most of the patients same day discharge होने लग जाएंगे. I think next push जो आएगा वो insurance companies की तरफ से ही आएगा. Once they start accepting the fact कि hospital में ज़्यादा रखने से patient को उन्हीं की cost बढ़ रही है, because complication rates increase जैसे ही patient hospital में ज़्यादा रुकता है. Like इन्फेक्टिव हो गए, डीवीटी रिलेटेड हो गए, पेशेंट मोबिलाइज नहीं होता हॉस्पिटल में, दैट्स अ फैक्ट. इफ यू आर वेरी श्योर कि पेशेंट कैन बी मोबिलाइज एट होम, सेंड हिम बैक होम. वो अपने आप चलेंगे, अपने पोते पर पोतों के साथ खेलेंगे, खुश रहेंगे. So you're indicating कि वही वाली एज में हो रहा है, like 60 plus. दैट्स नी रिप्लेसमेंट, एंड यूजुअली हिप रिप्लेसमेंट तो इतनी जल्दी होता है कि पेशेंट्स खुद ही नहीं रुकते. Okay. Okay. Considering how much in the past 2 years have you seen exponential growth in this field? I've seen acceptance of surgery. डिजीज तो पहले भी थी. आई थिंक हिप रिप्लेसमेंट से रिगार्डिंग एवियन की रेट्स कम हो गए हैं, लेकिन डिजीज पहले भी थी. नी रिप्लेसमेंट से रिगार्डिंग डिजीज पहले भी थी, अभी भी है. लोग ज्यादा एक्सेप्टिंग हो गए इन टर्म्स ऑफ रिप्लेसमेंट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस जो आजकल फैल रही है वाया सोशल मीडिया, वाया न्यूज चैनल्स, वाया मल्टीपल अदर आउटलेट्स. तो उससे लोग एक्सेप्टिंग हो गए हैं बिकॉज दे सी द आउटकम्स. तो व्हाट टुक अस बैक 30 years, अब वो 30 साल लग गए हैं टू गेट अस बैक ऑन ट्रैक. कॉम्प्लिकेशंस हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बहुत हैरोइंग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जब थिंग्स गो रॉन्ग, बट वो इतने कम परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में होते हैं कि आप उसके लिए अपनी लाइफस्टाइल खराब नहीं कर सकते. इट्स अ सर्जरी व्हिच इज एक्सेप्टेबल. Considering doing this in merit, people would not even believe when they hear this. Kita, I would not even say miraculous, I would say magical, the work that is happening here. Do you get these kind of looks, which I also unintentionally like, okay, this is happening here. What is your normal reaction or comeback to it कि यहाँ हम मेरठ में ये कर रहे हैं? मैं तो इनफैक्ट पेशेंट्स को ये समझाता हूँ कि देखो, आप कॉर्पोरेट में जाओगे, आपको ये नहीं पता आपको कौन ऑपरेट कर रहा है. वेरी ट्रू. आप मुझसे 1-on-1 बात कर रहे हो, आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझसे सारी चीजें पूछ रहे हो, एंड मैं उस लिमिट में ऑपरेट कर रहा हूँ जो एक ह्यूमन ऑपरेट कर सकता है. मैं उससे ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है. आई एम द ओनली वन ऑपरेटिंग, आई एम रनिंग एन एम्बुलेटरी केयर सेंटर. तो आई convince them that it is better you get operated with me. I have all the sterility protocols, I have the entire OT infrastructure that is required for, that is the most advanced and that is required for a joint replacement surgery. So मैं यही उनको कन्विंस करता हूँ. once they get to know, once they get to meet other patients, हमारे almost 3 monthly meets होती हैं जिसमें हम अपने ऐसे कुछ 100-200 पेशेंट जो तब ऑपरेट हुए होते हैं उनको बुला के मिलवाते हैं. Like a follow up? मतलब they are happy patients, they get to meet each other. कई सारे ऐसे होते हैं जो एक ही साथ हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, तो they are happy, they meet each other, they discuss what has their experience been like, and we let prospective patients also meet them, so that allows them to see beyond. थोड़ा सा horizon खोलता है. आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे ऐसे लोग होते हैं चल ही नहीं रहे हैं, लेटे हुए हैं, क्यों? घुटना पूरा जाम है, लेकिन लेटे हुए क्यों? क्योंकि हम नहीं कराएंगे. दे सी कि हाँ पेशेंट्स उठ गए हैं, चलने लग गए, एंड देन दे स्टार्ट. नहीं, हिम्मत आती है. आई वुड एग्री. इवन इन आवर फील्ड ग्रुप थेरेपी रियली हेल्प्स. मोस्ट कॉमनली वी डू इट फॉर ओसीडी पेशेंट्स, क्योंकि ये बात कोई किसी को बताता नहीं है. तो व्हेन दे सी अदर पीपल हैव स्टॉप्ड वॉशिंग, स्टॉप चेकिंग और गेटिंग बेटर विद देयर लाइफ, और वो बैठ रहे हैं सबके बीच में, तो दे रियलाइज कि मेरा यहाँ से वहाँ तक का सफर पॉसिबल है. सो आई कंप्लीटली एग्री. ग्रुप थेरेपी हेल्प्स. व्हेन वी सी अदर्स गेटिंग बेटर, वी गेट द होप कि मेरे साथ भी अच्छा होगा. मैं ये मानता हूँ कि किसी भी सर्जरी में I think a psychological component, especially in India, is a very big thing. Patient का acceptance of rehabilitation after surgery बहुत कम होता है. आजकल patients, देखिए, things can go both ways. आजकल सोशल मीडिया पे जो प्रमोशन हो रहा है डे केयर सर्जरी है, I accept, but डे केयर सर्जरी है for hip, for knees which are not that deformed. Patient को दिखता है डे केयर है, चलना शुरू कर रहा है. Especially for knees, patient सोचता है मैं सबको छोड़कर अगले दिन फुटबॉल खेलने लग जाऊंगा. That's not the reality. It will take him or her some time to build muscle. Muscle building will take time. आप मसल को बिना इंजर करे जॉइंट रिप्लेस कर सकते हो, पर जो मसल है उसकी बिल्डिंग में टाइम लगेगा. पेशेंट को ये एक्सेप्ट करने में दिक्कत आती है. दूसरी चीज, देयर इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट कि पेशेंट्स कई बार डिप्रेस हो जाते हैं प्रायर टू सर्जरी एंड पोस्ट सर्जरी. उसका सपोर्ट सिस्टम इंडिया में पेशेंट एक्सेप्टेंस वैल्यू पे नहीं है. पेशेंट्स इजीली एक्सेप्ट नहीं करते कि दे नीड सपोर्ट. आई थिंक देयर आर सेंटर्स कमिंग अप जहां पे साइकियाट्रिक सपोर्ट इज अ वेरी वेल इंटीग्रेटेड. वेस्ट में तो है,
It's a very well For any integrated. kind of, I think pre-op or post-op also, considering Avakis अभी तो यहाँ पे on a very basic level, I would not even say कि मैंने कभी किसी की pre-op counseling करी है ever, not even one. Post-op जरूर, like considering delirious, we have seen a lot of it. मतलब मेरा ये मानना है कि patients do require psychiatric follow-ups later on, because many a times what happens is कि they become normal, but the post-op experience that they had with regards to what they were expecting and what they got is so harrowing कि देखिए, for a complete recovery from surgery, from a complete recovery from the skin incision that they've gotten will take about 2.5 weeks. That pain many a times, because patients are non-compliant, it troubles them. It और वो ऑलरेडी बहुत ट्रबल्ड पेशेंट्स इसलिए हैं क्योंकि वो वॉक कर नहीं रहे हैं, फॉर देम वो होपलेस हो जाते हैं. तो आई थिंक पेशेंट्स इन इंडिया हैव टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ द फैक्ट कि हाँ, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम मेंटली दे हैव टू अप्रोच अ साइकियाट्रिस्ट. देयर आर सेंटर्स कमिंग अप इन इंडिया व्हिच आर इन्वॉल्विंग साइकियाट्री एज अ कोर टेनेट ऑफ any orthopedic surgery, and I think that's a good thing that is happening, but we are still to see what is the future. What is the most common query? I think you covered a lot of it, but people बहुत distress में आते हैं, नहीं करानी है वो. What the most common question which, like, I would give an example. मेरे पास कोई कितनी भी distress में आ गया and the first question would be मुझे नींद की दवाई नहीं देना. Before even writing anything, before even starting their complaint, they would sit and say नींद की दवाई नहीं देना. I said आपको नींद की दिक्कत है नहीं, तो मैं क्यों दूंगी? Because this is the most common misconception that they carry. What is the first thing या most common thing you feel people come up to and be like कि ये मत करना? सबसे पहले पेशेंट्स आके यही कहते हैं कि देखो, हमें पता है हमारा जोड़ खराब है, सर्जरी में बताना, हम नहीं कराएंगे, तो मैं करूं क्या? दर्द की दवाई दे दो, वो तो ट्रीटमेंट नहीं है. और दवाई से ठीक कर दो. अगर किसी इंसान की हड्डी ही मुड़ गई है एंड दे हैव अ सीवियर डिफॉर्मिटी, और आपको पता है कि अब कार्टिलेज का एक सिंगल स्लॉट है, एक आपको स्टॉक मिला है भगवान से, वो खत्म हो गया, तो आप कुछ भी करके अभी वापस नहीं ला सकते. कंप्लीट कार्टिलेज लॉस हो गया है, तो पेशेंट को ये कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है कि देखिए, अच्छा, इट इज सॉर्ट ऑफ अ लॉस विच द पेशेंट इज अनेबल टू एक्सेप्ट. पेशेंट को लगता है कि कार्टिलेज लॉस हो गया तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ करके वापस आ जाएगा, वो उस जादू के लिए ही ढूंढता रह जाता है. यू वोंट बिलीव, आई हैड अ पेशेंट जिसका हिप कंप्लीटली फ्यूज हो चुका था, एंड ही हैड स्पेंट अबाउट 12 lakhs ऑन ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जस्ट बिकॉज उसको ये था कि मेरा किसी तरीके से वापस हो जाए विदाउट सर्जरी. नेचुरल एंड पता नहीं क्या क्या. ये कोलाजन का भी तो एक अलग इंडस्ट्री, $multi-million वो चल रही है, जो कहती है कि सब हम कोलाजन और कार्टिलेज रीग्रो कर सकते हैं. देखिए, नेचुरल कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज, पर ये सिर्फ हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी को समझ में आएगा. जो जॉइंट की कार्टिलेज, दैट्स हाईलाइन कार्टिलेज. जो भी आप उसमें इंजेक्ट करके या कुछ भी एट प्रेजेंट कर पा रहे हैं, वो एक फाइब्रो कार्टिलेज फॉर्म कर रहे हैं, जो मतलब एक एबनॉर्मल है फॉर दैट एरिया, बहुत दिन सर्वाइव नहीं करती. एक टेम्पररी रिलीफ है. आपको अपना मन बनाना पड़ता है कि एट प्रेजेंट वी डोंट हैव अ मेडिकल थेरेपी व्हिच कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम रिप्लेसमेंट. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपको डिले कर सकते हैं अर्ली आर्थराइटिस में, बट वो प्रिवेंट नहीं कर सकते. और मैक्सिमम पेशेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस चीज को, वो कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, एंड व्हाट दे एंड अप इज कि अगर नी खराब है तो हिप या स्पाइन भी खराब हो जाता है, बिकॉज दे स्टार्ट वॉकिंग एबनॉर्मली. लोड बेयरिंग चेंजेस. तो लोड बेयरिंग चेंज के नी हिप स्पाइन सिंड्रोम एक नई चीज देखने में मिल रही है कि नी खराब है, हिप खराब हुआ. हिप तो इंडियंस के थोड़े बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं, बट स्पाइन जल्दी खराब हो जाता है. एंड एवरीबॉडी हैज अ स्लिप डिस्क. क्या स्लिप डिस्क, देन दे स्टार्ट हैविंग लिस्थेसिस, हड्डी के ऊपर एक खिसक जाती है, एंड देन there are patients in which I had to operate the spine first and then the knee, because वो इतने लेट आए कि उनका स्पाइन इतना खराब हो गया था कि पैर में सेंसेशन नहीं थी. तो that is one thing that I've seen. But yes, to understand the fact that you're delaying a surgery which can probably save you from another surgery is something the patient is unable to accept. दूसरा, एक पेशेंट को अगर मैं ये बोलूँ कि ये कार्टिलेज चली गई है, कभी वापस नहीं आएगी, तो वो पेशेंट के लिए शॉक होता है. शायद वो इस बात से शॉक ना हो कि मेरे बाल सफेद हो गए, लेकिन वो इस बात से जरूर शॉक होता है कि उसकी कार्टिलेज चली गई है. उसकी भी एक्सेप्टेंस का है. बाल तो पर ट्रांसप्लांट हो जाते हैं ना, तो दैट दे हैव अ सॉल्यूशन टू इट, राइट? वो भी ट्रांसप्लांट है ना, वो भी तो एक सर्जरी है. एब्सोल्युटली. तो बात यही है. बट अब वो भी सब इतने लोगों ने करा ली, तो आई थिंक उसकी एक्सेप्टेंस भी 10 years बैक और अब में इतनी डिफरेंट हो गई. जस्ट पीपल सो कॉमनली आके खुद ही बता देते हैं ये मेरे ट्रांसप्लांटेड है, क्योंकि आई थिंक एक्सेसिबिलिटी और इतने लोग हमारे आसपास करा लेते हैं, जस्ट बिकम्स कॉमन. एग्जैक्टली. तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, आई एम होपिंग कि एक्सेप्टेंस फॉर सर्जरी बढ़ेगी. क्या हर किसी को सर्जरी करानी चाहिए? नहीं.
देखिए नेचुरल नी इज ऑलवेज बेटर, हम्म बट अगर आपकी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो रही है कि आपको उस पेन के अराउंड अपने आप को वर्क करना पड़ रहा है, हम्म या आप पेन किलर ज्यादा ले रहे हो, हम्म तो आई थिंक इट वुड बी बेटर टू अंडरगो प्रोसीजर जो आपके उस पेन को खत्म कर दे और अपने हम्म नॉर्मल लाइफस्टाइल को रिटर्न कर सको. What is the maximum age until a patient can get it? आई ऑपरेटेड ऑन अ 104-year-old. Like, obviously, medically considering everything is. 104-year-old. आपको ये समझना है, लाइफ स्टॉप्स व्हेन यू स्टॉप वॉकिंग. Hmm. If you are unable to walk, life will stop. There will be DVT, deep venous thrombosis, you'll have pneumonias, Hmm. later हो गए, you'll have urine infections, bed sores बनते हैं. जो नंबर एंड क्वालिटी ऑफ केयर आपको चाहिए होती है एंड क्वांटिटी ऑफ केयर, जो Hmm. अमाउंट ऑफ केयर आपको चाहिए होती है, वो बढ़ जाती है. Hmm. फैमिली मेंबर्स पे आपका फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है. Hmm. सो एवरीथिंग इंक्रीजेस एंड इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली. Hmm. तो ये चीज अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. आपकी प्रोडक्टिविटी खुद डाउन हो जाती है. Hmm. अगर आप बाहर चल के इंडिपेंडेंट नहीं जा पा रहे, आपका मेंटल स्टेटस डाउन हो जाएगा. यू वोंट बी हैप्पी. Socialization stops. Everything stops एवरीथिंग anymore. स्टॉप्स. क्या तो आई थिंक इट बिकम्स एसेंशियल फॉर अ Hmm. पेशेंट टू गेट ऑपरेटेड. हो गया क्या? Sorry. I just have one two very quick. They're coming at top of my mind. ये सबको सर्वाइकल क्या है? हर पेशेंट आके बोलता है मेरे को सर्वाइकल की दिक्कत है, मेरे को सर्वाइकल की दिक्कत है. ये कहाँ से आई ये प्रॉब्लम? ये सबको कैसे है? लाइक डू पीपल जेन्युइनली हैव दैट मच, जैसे लंबर लोअर स्पाइन इश्यूज हैं, इतना सर्वाइकल इश्यूज हैं, या दिस इज जस्ट अ मिसनॉमर इन आवर एरिया दैट एवरीबॉडी हैज सर्वाइकल इश्यूज? मैं बताता हूँ, देखिए ऐसा है कि जैसे जैसे एडवेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्री आया है एंड जैसे जैसे हम लोगों के फोन्स आए हैं ना, लाइक हम स्नाउचिंग. लोग फ्लेक्स करके देखते हैं. जब भी हमारा गर्दन मुड़ी होती है तो हमारे नेक की जो मसल्स हैं उन पे एक्सेसिव लोड होता है. वो लोड एक्सियल लोड में भी ट्रांसलेट होता है, जिसकी वजह से डिजेनरेशन और सर्वाइकल जॉइंट्स बढ़ जाता है. काफी ज्यादा डॉक्टर्स में देखा जाता है, क्योंकि हम लोग पूरे दिन ऐसे लिखते रहते हैं. प्लस कोरिया में ज्यादा इसलिए भी देखा गया था, जो जहां से ये चीजें निकल गई, साउथ कोरिया में देयर वाज टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, जो अब हमारे यहाँ भी देखा जा रहा है. बिकॉज थंब. बच्चे लगे रहते हैं तो थंब भी खराब होते हैं, and क्योंकि नीचे देख रहे हैं तो गर्दन भी खराब हो रही है. इसलिए हो रहा है. एक, हम लोगों के यहाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑफ नेक भी नहीं होती. सिंपल जो हमारी सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं, कोई नहीं करता. अगर आप अर्ली एज से उसे स्टार्ट करते हैं तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. रैम्पेंट है. क्यों है? क्योंकि हमारी अर्गोनॉमिक्स ठीक नहीं है. हम अपना लैपटॉप का स्क्रीन देख रहे हैं, नीचे झुक के देख रहे हैं. हमारा डेस्कटॉप का स्क्रीन है, नीचे है. आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आई लेवल में होना चाहिए. एक आदमी अगर लिख रहा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है आई लेवल में लिखना, बट क्या कर सकते हैं. And considering people who are not into IT, like घर का काम करना, I would say बर्तन, किचन का काम, everything a person एवरीथिंग will. मुड़ के ही करते हैं. तो दैट इज वन बिग इशू. Okay, so it is a genuine thing. I thought this is something that we have just propagated and everybody is having it these days. If you get an MRI, 9 out of 10 people would have a C5-6 degeneration of Like disc. like L5S1, I think that. L4-5 would be the most common for lumbar spine, disc degeneration, and C5-6 would be the most common for cervical spine. That is because of this reason. Okay, we need to like start making our lifestyle changes, like seriously, because people in our 30s are getting it and that is scary. People in 20s are getting it nowadays. फोन अब टीनेज ज्यादा चलाएंगे तो वो 20s तक आई गेट इट. सो फोन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन अभी तक तो कुछ निकल नहीं पा रहा है, अभी तो ये और बढ़ेगा. आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 12th में था जब मुझे पहली बार फोन मेरे लिए लेके दिया गया. 12th खत्म हुई थी, एमबीबीएस में गया था, तब फोन लेके दिया गया था. आजकल हर बच्चे के पास फोन है. मेरे कजन की बेटी के पास भी फोन है अभी, विच वाज सरप्राइजिंग फॉर मी, बिकॉज मेरे टाइम पे तो हमें फोन नहीं मिलता था, हमारे मम्मी पापा के पास होता था. आजकल तो हर किसी के तो पास फोन, इतना आईपैड है. पेनिट्रेशन इनटू एवरीवेयर फोन का है एंड दैट इज समवेयर दे यूज इट एज एन आईक्यू टेस्ट व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग एंड डूइंग एन ऑफिशियल दे लाइक फोन चलाते हैं, दैट इज इररेलेवेंट नाउ. एवरीबॉडी कैन यूज इट. एवरी किड अंडर 2 and 3 कैन यूज अ फोन. सो वो आईक्यू टेस्टिंग के लिए वो इमटेरियल हो गया बिकॉज दे हैव सच हाई विजुअल मेमोरी, दे वुड नॉट बी एबल टू रीड एंड राइट. दे हैव हाई विजुअल मेमोरी ऑफ हाउ टू ऑपरेट यूट्यूब एंड एवरीबॉडी नोज वेरी स्मॉल किड्स ऑन हाउ टू यूज द वॉइस सर्च. सो आप कितना ही चेंज करके दे दो, दे हैव विजुअल मेमोरी, दे कैन ओपन यूट्यूब, दे कैन सी देयर फेवरेट वीडियो. ओके. सो इतना हाई है वो कि अभी तो ये बढ़ेगी प्रॉब्लम. आई डोंट सी एनी नियर फ्यूचर में कोई इसका solution, because stopping not using cannot be the solution to it. Somewhere modifying, or like a better word that you said, more ergonomically, like दिमाग सबसे पहले और बॉडी उससे इतनी खराब ना हो. अब there are so many things that we can still keep asking you. I get it, you have this big pot of knowledge that we want to explore, but if people directly want to consult you, where and how they can approach you? So they can approach me on my personal number.
that I can put that in the comment section, and at where, which hospital? And it's Mrityunjay Orthopedic Hospital, Mrityunjay Hospital. That's in Chippy Tank near Lal Book Depot, and that's in Central Meerut. आई एम श्योर एवरीबडी जब वहाँ से निकलते बढ़ते आपने देखा होगा अच्छा खासा बोर्ड मिल जाता है, सो यू कैन कंसल्ट a doctor for any kind of your joint issues, and please if your parents are having these issues make sure they get the right treatment at the right time. टाइम बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, वो और घिसेगा ही. हाँ, और एक और चीज आपको समझनी है, जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स को वही दिक्कत हो. अगर कई पेशेंट्स से मेरे पास ऐसे आते हैं जो सोचते हैं नी पेन है, बट यू एग्जामिन देम वो स्पाइन से निकलता है. सो इट्स बेटर टू गेट डायग्नोस्ड एट अ अर्लियर टाइम. हो सकता है सर्जरी भी बच जाए. एब्सोल्युटली, बिना एग्जामिनेशन के तो कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ है. ऑन अ क्लोजिंग नोट आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट प्रोस्पेक्ट इन फ्यूचर वुड यू लाइक टू सी इन मेरठ कि यहाँ क्या होगा, एंड एनी अदर जॉइंट प्रोबेबली जो नया एक्सप्लोर होएगा इसके आगे इन टर्म्स ऑफ रोबोटिक्स. So the next big thing that is going to come in robotics is shoulder. Okay. So shoulder is going to come very soon. Revision robotic replacement will come in approximately 2027. They are working on it. They'll probably introduce it in 2027. Shoulder in the sense frozen shoulder or No, like displacement? complete shoulder replacement. Okay. I've done a few. So that's going to be the next big thing. Shoulder का actually acceptance replacement का इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि इंसान उस पर चल नहीं रहा होता, तो उसको पता है कि बिना यूज करे भी काम चल जाता है. What is the use like? Why is it damaging? Reason for damage? अगेन हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते नहीं है. हमारी रोटेटर कफ में इंजरी आ जाती है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस असाइड. एंड जब रोटेटर कफ डैमेज हो जाता है तो शोल्डर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डैमेज होता जाता है, उसमें आर्थराइटिस आ जाती है. But considering like more in sports people or in regular people too? एक्चुअली इनिशियली इट वाज मोर इन स्पोर्ट्स पर्सन्स बिकॉज हम लोग एक बहुत एग्रो बेस्ड सोसाइटी थे, तो हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते थे. नाउ जब से आईटी शिफ्ट हुआ है, नाउ आई स्टार्टेड सीइंग, इनफैक्ट आई हैव ओनली सीन देम मोस्टली इन नॉर्मल पीपल बिकॉज स्पोर्ट्स पर्सन्स में तो इट इज अंडरस्टैंडेबल, दे गेट ट्रीटेड अर्ली. नॉर्मल पीपल में इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बिकॉज वो एक सिंपल एक सिलेंडर उठाएंगे तो उससे भी बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग द राइट टेक्निक एंड दे हैव नॉट ट्रेन्ड देयर मसल्स टू डू दैट, सडन टीयर्स हो जाते हैं, देन दे कम टू अस. That is a big eye opener. And ये भी बहुत लोग बोलते हैं कट कट की आवाज आ रही है मेरे सारे जॉइंट से, इसका क्या ट्रीटमेंट है? people would make all kinds of sounds from all the joints and make you hear it and be like इसका इलाज कर दो please. So cracking of joints is completely normal as long as उसमें कोई instability, give way की feeling नहीं है and pain नहीं है, कुछ नहीं करना है. And adding it with somatic pains, you can get it how much we yes. are at the hearing end of it, and that does not go away, and they're so dissatisfied कि आपने आवाज खत्म नहीं करी. आवाज अच्छी है, कोई बात नहीं, जोड़ वहां पे है. ठीक है, तो आवाज नॉर्मल है. अगर उससे आपको दिक्कत इन द सेंस ऑफ पेन नहीं हो रहा है, चलने में दिक्कत नहीं आ रही है, उस जोड़ को चलाने में दिक्कत नहीं आ रही है, अगर आपको उस जोड़ को चलाने में इंस्टेबिलिटी पता चल रही है या आपके दर्द हो रहा है, तो वो आवाज नॉर्मल नहीं है, आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए. Absolutely. So you heard it from the master himself. Don't wait. If there is something anywhere it's paining, it's wrong. Pain का मतलब ही है कि कुछ गड़बड़ है वहाँ पे, and popping a painkiller would not help you at all, not even in short term, क्योंकि दोबारा खानी पड़ेगी. I hope that covers everything. Thank you so much for coming, and very concisely and briefly we explored कि robotics actually क्या होता है and क्यों हो रहा है. किसी को obviously detailed consultation चाहिए, so I'll put the number and the clinic link, everything in the description below. So thank you so much. It was a very enlightening session for me also, and I hope people from Meerut आपने देखा, सीखा और जाना कि यहाँ पे और क्या क्या नया हो रहा है. So this is me, Dr. Rashi Agarwal, signing off, and until next week. Bye bye. It was a pleasure. Thank you.